हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का नया टॉपिक, दैट इज सरफेस टेंशन। तो एज नेम इंडिकेट, सरफेस पे कितनी टेंशन है, राइट? मतलब क्या है कि यहाँ हम फ्लूइड्स की बात करें, यहाँ पर हम बेसिकली आज बात करेंगे कि अगर वाटर के सरफेस की बात करते हैं तो हम वाटर एक एग्जाम्पल लेकर चलेंगे। वाटर के सरफेस पे बात करते हैं तो उसके सरफेस पे ना एक टेंशन सी क्रिएट होती है। वो क्या होती है, किस वजह से होती है, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इसको आप सबसे पहले प्रैक्टिकली ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो आपने कोई भी एक प्लेट ली है, ठीक है, और एक ड्रॉपर से उसके ऊपर एक ड्रॉप वाटर की डाली है। तो जो आपने ड्रॉप डाली है वो आपको कैसी दिखाई देगी? आपको वो ऐसी दिखाई देगी, है ना। ड्रॉप कुछ ऐसी दिखाई देगी, यानी कि वो फैली नहीं होगी, वो ऐसे ऊपर सा कर्व सा सरफेस बना के इस तरीके से होगी। यानी कि आपको एक पता चल रहा है कि यहाँ ऊपर क्या है, एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही है, एक खिंचाव सा, एक नेट सा आपको दिखाई दे रहा है ना। अगर आप उसके ऊपर उंगली मारोगे तो वो क्या होगा, ऐसे फिंगर से अगर जैसे उसको स्प्रेड करोगे तो उतना ही स्प्रेड हो जाएगी। मान लो आपने इसको फिंगर से ऐसे स्प्रेड किया तो ऐसे इस तरीके से स्प्रेड हो जाती है ना। तो ये क्या है, मतलब कि ऊपर एक स्ट्रेच्ड सा एक आपको कोटिंग सी दिखाई देती है। तो ये जो कोटिंग से आपको ऊपर एक खिंचाव सा दिखाई देता है उसे हम सरफेस टेंशन कहते हैं। ये किस वजह से होता है? ट्रिम। अभी लाइट गई है रिकॉर्ड करते हुए। आई होप अभी कुछ इसके अंदर नॉइस ना आ रही हो, बिकॉज नया माइक है, ठीक है। तो इस सरफेस के ऊपर की खिंचाव को समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा बिल्कुल बेसिक पर। जैसे कि 9th स्टैंडर्ड में हमने बिल्कुल पहले चैप्टर में क्या पढ़ा था, मैटर के बारे में पढ़ा था, मैटर के पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा था हमने, है ना। हमने कहा था कि कोई एक जो मैटर होता है ना, कोई भी एक मैटर होता है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, उसके पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हमने ये बात करी थी, है ना। तो वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आज हमें रीज़न देगा कि सरफेस पे इतना खिंचाव क्यों होता है, इतनी टेंशन क्यों होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट कि देयर इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, ठीक है। तो अगर मैं इस पार्टिकल की बात करती हूँ, ये पार्टिकल जो है वो इसको भी अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, इसको भी कर रहा है, इधर 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 इधर, ठीक है। ये आसपास के पार्टिकल्स को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ऑब्वियसली ये पार्टिकल्स भी इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके अंदर है। लेकिन जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऊपर है उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नीचे है, जितना लेफ्ट में है उतना ही राइट में है। तो जितना भी टोटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, हम कह सकते हैं एट दिस पॉइंट, मैं इस पॉइंट को ए बोल देती हूँ, एट पॉइंट ए जो नेट फोर्स है वो क्या है, जीरो नेट फोर्स है इसके ऊपर, क्योंकि जितना फोर्स ऊपर है उतना ही नीचे लग रहा है, लेफ्ट पे राइट पे उतना ही नेट लग रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ के पार्टिकल, इस पार्टिकल बी की बात करती हूँ, इसको पार्टिकल में बी बोल देती हूँ, ठीक है। तो ये जो बी पार्टिकल है, ये इसको कितने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहे हैं, यहाँ पे, यहाँ 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 और यहाँ पर, राइट। इसके ऊपर कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। तो एट बी वहाँ पे कुछ ना कुछ नेट फोर्स है, और वो भी डाउनवर्ड है ना। तो हम कहेंगे, क्योंकि ऊपर तो है ही नहीं, तो नेट फोर्स जो है कुछ ना कुछ है, और वो भी कहाँ, कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, राइट। तो सोचने की बात है कि अगर इसके ऊपर नेट फोर्स डाउनवर्ड की तरफ लग रहा है और फिर भी ये पार्टिकल नीचे की तरफ नहीं आ रहा, यानी कि ये अपने आप को होल्ड करके बैठा हुआ है ना। और ये हमने बहुत जगह पे पढ़ा है कि अगर कोई भी चीज़ अपने आप को कहीं किसी की भी फोर्स के अगेंस्ट होल्ड करके बैठी हुई है, दैट मीन्स उसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी है ना। जैसे कि हमने पहले भी समझ रखा है कि मान लो ये कोई पेन है, अगर मैं इसको उठा के यहाँ पे रख देती हूँ, यहाँ ले आती हूँ, यानी कि मैंने ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई ना कोई काम करा और यहाँ ला के इसको टाई कर दिया। नाउ इट हैज़ सम पोटेंशियल एनर्जी, इसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो चुकी है। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं इसको रिलीज कर दूंगी तो ये नीचे की तरफ चला जाएगा, है ना। तो जैसे रिलीज करूंगे वो कुछ ना कुछ काम करेगा। तो यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं फोर्स नीचे लगने की वजह के बाद भी वो पार्टिकल नीचे नहीं आ रहा, मतलब कि उसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है।
तो यहाँ से मेरे पास एक कंक्लूजन निकला कि सरफेस पे, ये इसका सरफेस है, सरफेस पे जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, और सरफेस पे होते हैं वो पार्टिकल्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। ठीक है, इसको एक बार लिखते हैं। तो यहाँ से हमने एक कंक्लूजन दिया कि हर एक पार्टिकल जो सरफेस के ऊपर होता है लिक्विड के, उसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, उसके सरफेस एनर्जी बोलते हैं फ्लूइड की। ठीक है, अब ये जो एनर्जी होती है, ठीक है, अगर मैं इसको जितनी, मान लो यहाँ तक इसके पास जाने के लिए इसके पास मान लो कितनी एनर्जी है, मान लो 20 जूल की एनर्जी है। ठीक है, 20 किलो जूल की एनर्जी है मान लो। तो अगर मैं इसको थोड़ी सी और एनर्जी देती हूँ, ठीक है, थोड़ी सी और एनर्जी हम देंगे इसको, तो ये जो पार्टिकल है ये इस सरफेस को छोड़ के ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो कैसे एनर्जी देंगे हम इसको हीट करेंगे ऑब्वियसली, और कैसे एनर्जी देंगे हम, है ना। तो अब खुद सोचिए, जब हम किसी चीज़ को हीट करते हैं, लिक्विड को हीट करते हैं, वो क्या हो जाता है, वेपोराइज हो जाता है। वो वेपोराइज होके ऊपर की तरफ उड़ जाता है, तो यानी कि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो वेपर्स बन के उड़ने लग जाते हैं। तो जब तक उसके पार्टिकल्स उड़े नहीं हैं, सिर्फ सरफेस पे अटैच्ड हैं, ठीक है, तो तब तक के उस पार्टिकल की एनर्जी को हम बोल देंगे सरफेस एनर्जी। लेकिन जैसे ही हमने उसको एक्स्ट्रा एनर्जी देकर उसके सरफेस से उसको पार लगा दिया, बाहर की तरफ निकाल दिया, तब उस एनर्जी को हम बोलते हैं एनर्जी ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो हम इसे लिखेंगे कि एनर्जी रिक्वायर्ड बाय लिक्विड मॉलिक्यूल टू लीव लिक्विड सरफेस एंड इवेपोरेट, उसे हम बोलते हैं एनर्जी ऑफ इवेपोरेशन या फिर हीट ऑफ इवेपोरेशन, क्योंकि उसको जो एनर्जी मिली है किससे मिली है, हीट करने से ही मिली है। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताओ मेरे को, जब तक पार्टिकल यहाँ पर था, ठीक है, उसको होल्ड करके रखा हुआ था, 20 किलो जूल उसके पास एनर्जी थी, है ना, उसको कितने मॉलिक्यूल्स ने होल्ड करके रखा हुआ था, हाफ मॉलिक्यूल्स ने, क्योंकि अगर वो पार्टिकल अंदर की तरफ था तो उसको जितने मॉलिक्यूल्स ने होल्ड करके रखा हुआ था, अब सरफेस पे उसके हाफ मॉलिक्यूल्स ने उसको क्या करके रखा हुआ है, होल्ड करके रखा हुआ है। तो इस हाफ मॉलिक्यूल से भी छूटने के लिए अब इतने फोर्स लगा रहे हैं, अब उससे भी लड़ के जब ये बाहर निकलेगा तो कितनी एनर्जी इसको चाहिए, जितनी इसके पास है उतनी ही और चाहिए, तभी इससे क्या करेगा, लड़ के बाहर निकलेगा। क्लियर हो रही है ये बात, इसको दोबारा समझिए। मान लो यहाँ पे नेट फोर्स था 0, तो यानी कि उसके पास एनर्जी भी तो नहीं थी, है ना, नेट फोर्स 0 था, बेचारा स्टेबल हुआ पड़ा था, स्टेबल था मतलब उसके पास एनर्जी थी नहीं। जैसे वो सरफेस पे गया, अब उसके पास एनर्जी है, कितनी एनर्जी है, उससे ज़्यादा एनर्जी है। ठीक है, अब उसको आधे पार्टिकल्स ने उसको क्या करके रखा हुआ है, होल्ड करके रखा हुआ है। अब उसको उन आधे से भी लड़के बाहर निकलना है, तो यानी कि इतनी ही एनर्जी और चाहिए उसको। तो यहाँ से हमारे पास कंक्लूजन निकलता है, अगर यहाँ पर 0 एनर्जी थी, यहाँ 20 एनर्जी है इसके पास, तो इसको निकलने के लिए तो इनसे भी लड़ना पड़ेगा, यानी कि 20 और चाहिए। यानी कि जब ये निकलेगा तो उसके पास एनर्जी मान लो कितनी होगी, 40 किलो जूल की एनर्जी होगी। ठीक है, इसे हम बोलेंगे एनर्जी ऑफ इवेपोरेशन। तो हम यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एनर्जी ऑफ इवेपोरेशन जो होती है वो क्या होती है, इसके डबल होती है सरफेस एनर्जी के, या हम उल्टा लिख सकते हैं कि सरफेस एनर्जी जो होती है वो हाफ होती है किसके, इवेपोरेशन एनर्जी के। क्लियर है ये बात, तो हम लिख सकते हैं कि सरफेस एनर्जी जो होती है वो हाफ होती है एनर्जी ऑफ इवेपोरेशन के। तो अगेन यहाँ पे ए बी सी केस बना देते हैं। ए पार्टिकल जब बिल्कुल अंदर की तरफ था, कोई फोर्स नहीं था, तो उसके पास एनर्जी नहीं थी। जैसे ही वो बी पे गया, यानी कि सरफेस पे गया, सरफेस पे जाने की वजह से अब उसको नीचे की तरफ फोर्स लगने लग गया, उसके पास कुछ एनर्जी आ गई। उस फोर्स को भी ओवरकम करने के लिए उसको उतनी ही और एनर्जी चाहिए थी वहाँ से निकलने के लिए, तो उतनी ही और एनर्जी लेकर बिल्कुल वो इवेपोरेट हो गया, एयर में चला गया। उसे हमने बोल दिया एनर्जी ऑफ इवेपोरेशन, इसे हमने बोल दिया सरफेस एनर्जी। तो अगर मेरे को सरफेस एनर्जी को डिफाइन करना हो तो मैं क्या कह सकती हूँ, यहाँ पर तो उसके पास एनर्जी थी ही नहीं, है ना, यहाँ तो एनर्जी थी नहीं, तो हम लिख सकते हैं कि एक्स्ट्रा एनर्जी पोजेस्ड बाय मॉलिक्यूल ऑफ द सरफेस ऑफ द फिल्म, ठीक है, एज कंपेयर टू द मॉलिक्यूल इन द इंटीरियर इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। यानी कि जो मॉलिक्यूल अंदर की तरफ है उसके कंपैरिजन में जितनी भी उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है,
जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है उसे हम क्या बोलते हैं, सरफेस एनर्जी कहते हैं। क्लियर होगी ये बात, ठीक है। अब देखो, अब हमें पता है कि हमारा जो फिज़िक्स के लॉज होते हैं वो हमारे क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं या जितने भी कोई भी चीज़ होती है वो हमेशा स्टेबल रहने की कोशिश करती है ना, वो स्टेबल की तरफ जाने की कोशिश करती है। तो यानी कि उसको कम से कम एनर्जी चाहिए, है ना, कम से कम एनर्जी का मतलब मोर स्टेबिलिटी। तो ये जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको कहाँ जाने की कोशिश करते हैं, वो कम से कम एनर्जी में। तो जैसे जैसे वो नीचे आएंगे, जैसे जैसे वो नीचे आएंगे तो उनके पास एनर्जी कम होती रहेगी, क्योंकि सरफेस पे एनर्जी मैक्सिमम होती है ना, राइट। तो इस चीज़ को मैं न्यू पेज पे लगाती हूँ, तो मैं नीचे के मॉलिक्यूल्स नहीं बना रही हूँ सो दैट आप लोगों को इजीली समझ में आ सके। तो हमें पता है कि यहाँ पे सब मॉलिक्यूल्स पड़े हैं, पार्टिकल्स पड़े हैं, ठीक है। इन सब के कंपैरिजन में जो सरफेस वाले होते हैं, ये जो सरफेस वाले होते हैं, इनके पास जो भी एनर्जी होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि सभी के सभी इनको नीचे की तरफ खींच रहे हैं, ठीक है। अब इनको क्या चाहिए, इनको स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है। तो मोर स्टेबिलिटी चाहिए इनको। मोर स्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, इनको क्या चाहिए, इसका मतलब हुआ इनको लेस एनर्जी चाहिए। तो यानी कि लेस एनर्जी का मतलब क्या है, ये कहाँ की तरफ भागने की कोशिश करेंगे, ये डाउनवर्ड भागने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जब जैसे ही ये डाउनवर्ड भागने की कोशिश करेंगे तो अपर पोर्शन पे जितने मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, वो मॉलिक्यूल्स क्या होते रहेंगे, कम होते रहेंगे, क्योंकि एक को जगह मिल गई, दूसरे को जगह मिल गई, तीसरे को जगह मिल गई। इस तरीके से डाउनवर्ड भागने की कोशिश करेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट सरफेस क्या होते हैं, एट सरफेस क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट सरफेस रिड्यूस होते हैं, क्योंकि सारे के सारे नीचे भागने की कोशिश कर रहे हैं। जिसको जगह मिल गई वो नीचे चला गया, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट सरफेस रिड्यूसेस, जिसका मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ से मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सरफेस एरिया रिड्यूसेस, सरफेस एरिया क्या हो जाता है, रिड्यूस कर जाता है। तो फिर तब हमें ये कैसे दिखाई देते हैं, तब हमें ये कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। ये जो मॉलिक्यूल्स ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जब ये नीचे आने की कोशिश करते हैं और सरफेस एरिया को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, तो ये हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे आने की कोशिश करते हैं। आपने देखा ही होगा कि अगर कोई भी ड्रॉप होती है या कोई भी अगर आपने ग्लास भर रखा है तो वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, है ना। वो सरफेस एरिया को क्या करने की कोशिश कर रहे होते हैं, रिड्यूस, नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसी प्रॉपर्टी को जब मॉलिक्यूल्स डाउनवर्ड आने की कोशिश करते हैं, लेस एनर्जी मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से सरफेस एरिया रिड्यूस होता है प्लस उसके ऊपर एक खिंचाव सा आ जाता है, ठीक है। स्ट्रेच मेम्ब्रेन सी बन जाती है, एक जाल सा, एक नेट सा क्रिएट हो जाता है, क्योंकि इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में भी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन को अगर डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे कि सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एट रेस्ट gets contracted to the minimum area and behaves like a stretched membrane। तो इसको एक बार डिफाइन करते हैं। तो हमने इसको डिफाइन किया कि सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच लिक्विड एट रेस्ट। तो इसको हमने डिफाइन किया, द सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच द फ्री सरफेस लिक्विड एट रेस्ट गेट्स कॉन्ट्रैक्टेड टू द मिनिमम एरिया एंड बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं, इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सरफेस टेंशन, की टेंशन सी क्रिएट हो जाती है। क्लियर है ये बात, ठीक है। अब अगर इसको हमें क्या करना है, देखना है कि सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या है, तो क्या करना है, अब आप इसको ऊपर से देखो, ठीक है। अभी तो हम यहाँ से ऐसे फ्रंट से देख रहे थे, अब हमने यहाँ से देखना है, अपर व्यू, ठीक है। अब हम इसका देखते हैं अपर व्यू। तो जब हम इसका अपर व्यू देखेंगे तो हमें मॉलिक्यूल्स कैसे दिखाई देंगे, इस तरीके से दिखाई देंगे, है ना। तो ग्लास के ऊपर से देखेंगे तो इसके मॉलिक्यूल्स हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे, ऐसे दिखाई देंगे, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं कि ऊपर की तरफ अब ये सारे के सारे आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं,
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इन सब के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो लेकिन हम कैसे बताएं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम सरफेस टेंशन कहते हैं, बट कैसे बताएं हम? तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने उसके लिए एक यूनिट लेंथ मानी। यूनिट लेंथ क्या मानी? यूनिट लेंथ। वैसे तो लेंथ बहुत बड़ी हो सकती थी, ऐसे हो सकती थी, लेकिन हमने क्या की, थोड़ी सी यूनिट लेंथ मानी। मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेंटीमीटर मान लिया, ठीक है, यूनिट लेंथ मान ली हमने। और इतनी यूनिट लेंथ में जितने परपेंडिकुलर फोर्सेस लग रहे हैं, इनकी ये इधर की तरफ, ये इधर की तरफ, ठीक है, ये इधर की तरफ, ये इधर की तरफ, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, तो जितने भी परपेंडिकुलर फोर्सेस लग रहे हैं एक यूनिट लेंथ में, तो हमने उसको डिफाइन कर दिया एज सरफेस टेंशन, ठीक है। यानी कि सरफेस टेंशन इज द मेजर्ड एज द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ एन इमेजिनरी लाइन। ये हमने लाइन खुद ही इमेजिन करी है, कोई ऑलरेडी लाइन थी नहीं, बस उसको डिफाइन करने के लिए, उसका फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए हमने ये चीज़ें बनाई। तो हम इसको डिफाइन करते हैं। तो हमने इसे डिफाइन किया कि इट इज़ मेजर्ड एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द लिक्विड सरफेस। तो सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो ये आ जाएगी आपके पास फॉर्मूला, ठीक है। जैसे ही फॉर्मूला आ चुका है तो हम इसकी ऐसा यूनिट निकाल सकते हैं। तो ऐसा यूनिट क्या बनेगी, ऊपर क्या है फोर्स, नीचे क्या है लेंथ। तो फोर्स की न्यूटन, लेंथ की मीटर, तो न्यूटन पर मीटर इज द SI यूनिट। सिमिलरली अगर हम डायमेंशंस की बात करते हैं तो डायमेंशंस क्या निकलेगी, फोर्स की क्या होती है MLT-2 एंड लेंथ की क्या होती है ओनली L। तो L से L कैंसिल, तो सरफेस टेंशन की क्या आ जाएगी ML0T-2 इज द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। तो हमने इसका फॉर्मूला देख लिया। अब हम देखते हैं कि सरफेस टेंशन हम डे टू डे लाइफ में कहाँ कहाँ ऑब्जर्व करते हैं। सो लेट अस डिस्कस अबाउट फ्यू एग्जांपल्स ऑफ सरफेस टेंशन। तो सबसे पहले एग्जांपल हम लेते हैं रेन ड्रॉप का, ठीक है, रेन ड्रॉप्स। तो रेन ड्रॉप्स कैसी दिखाई देती हैं हमको, कई बार आपने जब ऑब्जर्व किया होगा कुछ इस तरीके से रेन ड्रॉप्स दिखाई देती हैं हमको, है ना। वाई? क्योंकि ये एक्चुअल में एक तरह से क्या हुई हुई, कॉम्पैक्ट हुई हुई है ना। उनका जो सरफेस है वो खिंचाव वाला है, लेकिन उसकी शेप ऐसे क्यों आती है, क्योंकि नीचे ग्रेविटी की वजह से फोर्स लग रहा है, तो जिस वजह से उसकी शेप ऐसी हो गई है। अदरवाइज ये जो जितनी भी पोर्शन है ये सारा का सारा स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है, किसकी वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से, ठीक है। जो उसके आसपास के मॉलिक्यूल्स हैं वो अंदर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, तो वो एक तरीके से हमें बलून की शेप दिखाई देती है। अगर आप उसको रेन ड्रॉप को गिरते हुए देखेंगे बहुत ही आराम से माइक्रोस्कोप के अंडर कोई भी डिवाइस लेके अगर उसको आप इसको ऑब्जर्व करते हैं तो ये हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल आता है आपके पास हेयर ऑफ पेंटिंग ब्रश। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, हेयर ऑफ पेंटिंग ब्रश। तो हेयर ऑफ पेंटिंग ब्रश में आपने नोटिस करा होगा कि जो नॉर्मल पेंटिंग ब्रश होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि उसके ब्रिसल्स कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है। अब मैंने इस ब्रश को किस में डाल दिया, वाटर के अंदर डाल दिया या किसी भी लिक्विड में डाल दिया, ठीक है, चाहे वाटर में डाल दो या लिक्विड में डाल दो। अब ये इसके जो ब्रिसल्स होंगे वो कैसे हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। अब वो ऐसे से चिपक जाएंगे आपस में, गीला हो जाता है ना तो ऐसे हो जाता है। क्यों? ऐसे पहले ब्रिसल्स से थे, अब वो चिपक क्यों गए हैं, क्योंकि वो कम एरिया एक्वायर करना चाहते हैं, है ना, वो कम एरिया एक्वायर करना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो क्या हो गया, उसके ब्रिसल्स भी हो गए चिपक गए। तो दिस इज़ द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जिसमें हम कहते हैं कि भाई जो लिक्विड होता है वो कम एरिया में कोशिश करता है अपने आप को एक्वायर करने की, कम सरफेस एरिया लेता है। तो दिस इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल, आप प्रैक्टिकली देख सकते हो। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को मिनिमम एनर्जी में लेना चाहते हैं, जिसकी वजह से सरफेस के मॉलिक्यूल्स अंदर जाने की कोशिश करते हैं और सरफेस का एरिया क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है। तो अब थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं इसका, वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज बग या कोई भी इंसेक्ट जो बहुत ही आपका हल्का सा इंसेक्ट होगा ऑन वाटर ड्रॉप, ठीक है। कोई भी वाटर की अगर ड्रॉप है, ठीक है, मान लो ये सरफेस है, इसके ऊपर एक वाटर की ड्रॉप गिरी हुई है। अब इसके ऊपर कोई भी बग बैठती है, मक्खी बैठे या कोई भी मच्छर बैठे या कोई भी इंसेक्ट हल्का सा बैठता है, तो वो आता है, मज़े से बैठता है और उड़ के चला जाता है। भाई वो तो गिला भी नहीं हुआ, वो तो गिरा भी नहीं, इस ड्रॉप के अंदर कुछ भी नहीं हुआ। ये क्या मतलब हुआ कि उसकी जो सरफेस जो है वो क्या है, एक तरीके से स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है, वो एक खिंचाव है ना।
एक प्रॉपर खिंचाव है, तो कोई भी हल्का सा इंसेक्ट उसके ऊपर बैठता है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसको। तो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है, राइट। तो वो आया, बैठा और चला गया, ना गीला हुआ और ना ही वो गिरा इसके अंदर, है ना, डूबा भी नहीं वो उसके अंदर। तो दिस इज द एग्जाम्पल जब सरफेस टेंशन बताती है कि वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है, ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं मर्करी की बात करते हैं। मर्करी का सिंबल Hg। अगर मर्करी की मैं एक ड्रॉप एक सरफेस पे गिराती हूँ तो मर्करी की ड्रॉप कुछ इस तरीके से गिरेगी, छोटी सी ड्रॉप जो होगी वो कुछ इस तरीके से। पानी की ड्रॉप तो फिर भी ऐसी दिखाई देती है हमको, लेकिन मर्करी बिल्कुल ऐसी दिखाई देगी हमको। देखा ही होगा आपने, कभी भी आप खुद चेक करना, कभी आप गूगल करना कि मर्करी ऑन सरफेस, ठीक है, और उसको आप देखेंगे तो कई बार ऐसे गिराते हैं, लिक्विड मर्करी गिराते हैं, लेकिन जब वो सरफेस पे गिरते हैं तो ऐसे जैसे कि जेली बॉल्स गिर रही होती हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अगर मैं ऐसे 2 ड्रॉप्स गिराती हूँ तो 2 ड्रॉप्स जो होंगे वो कुछ इस तरीके से आ जाएंगी। 3 ड्रॉप्स गिराऊंगी तो वो कुछ इस तरीके से आ जाएंगी, ठीक है। बहुत सारे गिरा दूंगी तो वो कुछ ये ऐसे ले लेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा होता रहेगा पोर्शन तो उतनी ही ग्रेविटी, मास उसका ज़्यादा होता रहेगा तो उतनी ही ग्रेविटी भी तो एक्ट करती रहेगी। क्लियर है ये बात? तो जिसकी वजह से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कम मास था तो ये बहुत ज़्यादा सरफेस टेंशन थी, ठीक है। थोड़ा सा और ज़्यादा हुआ तो ग्रेविटी भी आ गई बीच में, ठीक है। लेकिन अभी भी उसकी जो मेम्ब्रेन थी स्ट्रेच्ड थी, अभी भी मेम्ब्रेन स्ट्रेच्ड थी, लेकिन और ज़्यादा गिराया, मास ज़्यादा और ग्रेविटी और एक्ट करने लगी। बहुत सारा गिरा दिया, फिर भी उसकी जो सरफेस टेंशन थी ज़्यादा थी, लेकिन ग्रेविटी और एक्ट करने की वजह से वो थोड़ी सी फैल गई। तो दीज आर द एग्जाम्पल जो हम डे टू डे लाइफ में नोटिस करते हैं सरफेस टेंशन की वजह से। अब कुछ फैक्टर्स भी तो होंगे ना जिनके ऊपर सरफेस टेंशन हमारी डिपेंड करती होगी। नाउ व्हाट आर दोज फैक्टर्स, लेट अस डिस्कस। तो फैक्टर्स ऑन विच सरफेस टेंशन डिपेंड्स, तो सबसे पहला फैक्टर आता है आपके पास टेम्परेचर का। टेम्परेचर का तो अब आप बताओ मेरे को कि टेम्परेचर से सरफेस टेंशन का क्या लेना देना है। हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में जब हमने पार्टिकल्स के बारे में डिस्कस किया था तब हमने ये बात करी थी कि किसी भी चीज़ के जो पार्टिकल्स होते हैं इस तरीके से, ठीक है, जैसे ही हम इसको हीट अप करते हैं, ठीक है, तो ये पार्टिकल्स के पास ज़्यादा एनर्जी आ जाती है और भागने लग जाते हैं, इधर उधर इधर उधर उधर भागने लग जाते हैं, है ना। तो अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? सरफेस टेंशन तब आती है जब वो सरफेस पे क्या एक्वायर होती हो, मिनिमम एनर्जी, है ना, मिनिमम एनर्जी, कम एरिया आता हो। लेकिन अब इन पार्टिकल्स के पास ज़्यादा एनर्जी आ गई है जिसकी वजह से वो फैलने की कोशिश करेंगे। अब वो फैलने की कोशिश करेंगे, इधर उधर भागने की कोशिश करेंगे तो एरिया कम थोड़ी होगा। अभी इधर जाने की कोशिश करेंगे, ये इधर जाने की कोशिश करेंगे तो एरिया तो बढ़ेगा ना। तो एरिया बढ़ना मतलब कि सरफेस टेंशन क्या हो रही है, कम हो रही है। वो जो खिंचाव था वो तो टूट ही गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो थी पार्टिकल्स के बीच में वो टूट गई क्योंकि हमने उसको हीट कर दिया, है ना। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई जिसकी वजह से वो इधर उधर भागना शुरू हो गए। इधर उधर भागेंगे तो एरिया बढ़ेगा, दैट मीन्स कि सरफेस टेंशन क्या हो रही है, उसकी कम हो रही है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस सरफेस टेंशन क्या करती है, डिक्रीज करती है। वाई? अगर कोई पूछे वाई तो हम कह सकते हैं कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द पार्टिकल्स डिक्रीजेस एंड दे प्रोड्यूसेस मोर सरफेस एरिया, रिजल्ट्स इन लेस सरफेस टेंशन, राइट। ओके, तो ये तो हो गया इसका फर्स्ट फैक्टर। सेकेंड फैक्टर की अगर हम बात करते हैं तो इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ की हम बात करते हैं। इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ की, ये क्या होती हैं इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़? जैसे कि हम कोई भी ऑयल की बात कर सकते हैं, केरोसिन ऑयल की बात कर सकते हैं या मस्टर्ड ऑयल की बात कर सकते हैं, ठीक है। जो भी ऑयल होता है वी नो दैट कि वो वाटर के अंदर मिक्स नहीं होता, इमिसिबल होता है। इमिसिबल, यहाँ मैं लिख देती हूँ वर्ड इमिसिबल। इमिसिबल मतलब कि जो मिक्स नहीं होता है, ठीक है। इसका क्या मतलब है? अगर नॉर्मल पानी होता है, ठीक है, देखो ये नॉर्मल वाटर का मैंने ऐसे कंटेनर बना दिया, ठीक है, और इसके ऊपर सरफेस टेंशन होगी, अच्छी खासी होगी, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ही मैं इसके अंदर इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ ऐड करती हूँ, यानी कि ऑयल ऐड करती हूँ, अब जो ऑयल होगा वो क्या होगा, वो इसके सरफेस के ऊपर आके चिपक जाएगा, है ना। वो मिक्स तो नहीं होगा, इसके सरफेस के ऊपर क्या आ गया है, ऑयल आ गया है, नीचे वाटर ही है,
एंड वी नो दैट ऑयल की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, कम होती है एज कम्पेयर टू वाटर। ठीक है, तो ऊपर आ चुका है कैरोसिन या फिर कोई मस्टर्ड ऑयल आ चुका है, नीचे है वाटर है, तो उसकी जो डेंसिटी होती है वाटर से कम होती है, यानी कि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो कहाँ होंगे, थोड़े दूर दूर होंगे एज कम्पेयर टू वाटर के पार्टिकल्स। तो अगर इसके पार्टिकल्स दूर दूर होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो सरफेस टेंशन क्या कर देती हैं, डिक्रीज कर देती हैं। तो खाली सिर्फ सरफेस टेंशन जो वाटर की थी वो ज़्यादा थी, जैसे ही जब हमने ऑयल उसके अंदर डाल दिया तब हमने देखा तो उस सॉल्यूशन की जो सरफेस टेंशन थी वो क्या होगी, इसके कंपैरिजन में कम हो गई। और इसका एक बहुत अच्छा आजकल आपको एग्जांपल देती हूँ मैं, जैसे आजकल डेंगू बहुत फैल रहा है और हमें पता है कि वो साफ़ पानी पे ही आता है उसका मच्छर, है ना। तो आजकल कई हमने देखे हैं वायरल हैक्स देखे हैं, तो वो कहते हैं कि भाई कहीं भी आपका पानी पड़ा हुआ है ना, तो उस पानी में ना 1-2 ड्रॉप्स मस्टर्ड ऑयल की, किसी की भी ऑयल की डाल दो जो आपको लगे हाँ ईजिली आपके घर में अवेलेबल है, 1-2 ड्रॉप्स डाल दो और उसको ऐसे घुमा दो। यानी कि क्या होगा, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था सरफेस टेंशन का कि वाटर की सरफेस टेंशन ज़्यादा होती है, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होती है कि अगर कोई भी इसके ऊपर इंसेक्ट आएगा, बैठेगा, खेलेगा, इधर उधर भागेगा और निकल जाएगा, वो डूबेगा नहीं क्योंकि वो उसकी खिंचाव ज़्यादा है। लेकिन जैसे ही उसके ऊपर हमने ऑयल डाल दिया तो उसकी सरफेस टेंशन कम हो गई, यानी कि उसकी जो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन थी अब वो इतनी खिंचाव वाली नहीं है, इतनी टाइट नहीं है। तो अगर कोई भी इंसेक्ट आएगा तो वो क्या कर जाएगा, डूब जाएगा, है ना। तो जिसकी वजह से वो मच्छरों को पहले ही पता चल जाता है कि भाई इसके ऊपर मैं बैठूंगा तो मैं गिर जाऊंगा, ये डूब जाऊंगा या मर जाऊंगा, जिसकी वजह से वो ऐसे पानी पे पनपते नहीं हैं। तो ये भी आजकल बहुत वायरल हुआ है, ये चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं। तो ये था इसका सेकेंड फैक्टर। थर्ड फैक्टर की हम बात करते हैं सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ की। सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़, इसे हम बोलते हैं मिसिबल। मिसिबल मतलब कि जो मिक्स हो जाती हैं, ठीक है। तो अब क्या क्या मिक्स हो जाता है, सबसे पहले मैं बात करती हूँ, मान लो वाटर के अंदर मैंने डाल दिया सॉप डाल दिया या फिर मैंने डाल दिया डिटर्जेंट डाल दिया, ये मिक्स होता है, हाँ जी। दूसरा केस मैं ले लेती हूँ, वाटर के अंदर मैंने डाल दिया सॉल्ट डाल दिया, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड सॉप सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ही सॉप जो होता है, डिटर्जेंट होता है, जो वाटर के अंदर मिक्स जब होता है तो वाटर के मॉलिक्यूल्स को ना दूर दूर कर देता है और उन मॉलिक्यूल्स के अंदर खुद जाके बैठ जाता है। इसके बारे में हम डिटेल डिस्कस प्रॉपर करेंगे एट द लास्ट टॉपिक, जो लास्ट इसका टॉपिक है भी इसका प्रॉपर है, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे वो वाटर के मॉलिक्यूल्स को दूर दूर करके बीच में आके बैठ जाता है। बट अभी के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं ना, वो कई ऐसी इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो सरफेस टेंशन डिक्रीज भी कर देती हैं, जो सरफेस टेंशन इंक्रीज भी कर देती हैं। इस केस में हम बात करते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल्स को दूर दूर करके खुद बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से सरफेस टेंशन जो होती है सॉप सॉल्यूशन की क्या हो जाती है, कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ऑन द अदर हैंड जब वाटर के अंदर हम सॉल्ट डालते हैं तो आपने नोटिस करा होगा खारा पानी, या फिर आपने ओशन वाटर भी देखा होगा, ज़्यादा हैवी होता है, ज़्यादा डेंस होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल वाटर या डिस्टिल्ड वाटर। तो नॉर्मल डिस्टिल्ड वाटर की भी सरफेस टेंशन अच्छी खासी होती है, जिसके ऊपर मच्छर आके बैठ जाता है, और उससे भी हैवी वाटर जिसके अंदर सॉल्ट है तो उसकी सरफेस टेंशन और भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसकी सरफेस टेंशन क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं वो डिपेंड करता है कौन सी इम्प्योरिटी है, कि क्या वो सरफेस टेंशन जो है सॉल्यूशन की डिक्रीज करती है या फिर वो उसकी सरफेस टेंशन को इंक्रीज कर देती है। तो ये टोटली डिपेंड करता है इम्प्योरिटीज़ पर। तो अब हमने इतनी सारी सरफेस टेंशन की बात कर ही ली है, तो अब हम बात कर लेते हैं सरफेस टेंशन ऑफ फ्यू सब्सटेंसेस। जैसे कि हमने बार बार बात करी है वाटर की, तो जो वाटर की सरफेस टेंशन होती है वो होती है 0.075, एंड हम इसका क्या लिखेंगे, यूनिट क्या होती है, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ होता है, दैट इज न्यूटन पर मीटर। अभी मैंने बताया था आपको इसके ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर। तो ये होती है सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। सिमिलरली सॉप सॉल्यूशन, सॉप सॉल्यूशन यही वाला सॉप सॉल्यूशन, यानी कि जब वाटर के अंदर या तो हम सॉप ऐड कर देते हैं या हम डिटर्जेंट ऐड कर देते हैं तब उसकी सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाती है। तब कितनी आती है, 0.03 न्यूटन पर मीटर आती है। ऑन द अदर हैंड अगर हम मर्करी की बात करते हैं, दैट इज Hg की बात करते हैं, तो मैंने आपको पहले ही एग्जांपल दिया था कि मर्करी जो होता है वो कुछ इस तरीके से, वाटर की ड्रॉप ऐसी होती है तो मर्करी की ड्रॉप ऐसी होती है, ज़्यादा डेंस होता है, ज़्यादा डेंस की वजह से उसकी सरफेस टेंशन ज़्यादा होती है। और कितनी ज़्यादा होती है, 0.4 न्यूटन
पर मीटर। अब ये मत कहना कि मैम 0 पॉइंट यहाँ पर 7 है, यहाँ 4 है, अरे यहाँ पर 0.07 है और यहाँ पर 0.4 है। तो ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप लोगों ने देखनी होती है। तो मरकरी की सरफेस टेंशन ज़्यादा होती, बहुत ही ज़्यादा है वाटर से। तो हमने आज बात करी है सरफेस टेंशन के बारे में, ठीक है, हाउ इट इज़ रिलेटेड टू सरफेस एनर्जी, या सरफेस एनर्जी कैसे रिलेटेड है सरफेस टेंशन से, प्रैक्टिकली बात करिए। अब हम इनका रिलेशन निकालते हैं फॉर्मूले से, कि फॉर्मूले में कैसे सरफेस टेंशन सरफेस एनर्जी से रिलेटेड है। नाउ लेट अस डिस्कस। तो अब हम बात करते हैं कि सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी के बीच में रिलेशन क्या है, कि किस तरीके से हम उसके अंदर एक फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या लिया, एक फ्रेम लिया, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे बच्चे छोटे होते हैं वो खेलते रहते हैं कि एक सॉप सॉल्यूशन सा होता है, उसके अंदर एक फ्रेम सा डालते हैं और उसमें सॉप का एक फ्रेम क्रिएट हो जाता है, देन उसमें वो ब्लो करते हैं एंड बबल्स निकलते हैं, राइट। तो इस तरीके का हमने ऐसे एक फ्रेम लिया है। ये जो फ्रेम है वो कुछ इस तरीके से रेक्टेंगुलर फ्रेम हमने मान लिया, ठीक है। ये एक फ्रेम है, राइट। अब इसके यहाँ पर वायर है, ठीक है, यहाँ पर वायर है, और इसकी जो फ्रेम की जो लेंथ है ये हमने मान ली L, ठीक है, और इसकी जो विड्थ है वो मान ली हमने W, राइट। और इसको हमने डिप कर दिया सॉप सॉल्यूशन के अंदर। तो सॉप सॉल्यूशन में डिप करने से क्या हुआ है, यहाँ पर सारा का सारा क्या आ चुका है, एक फिल्म सी क्रिएट हो गई है, ठीक है। इसे हम बोल देंगे सॉप वाटर फिल्म, ठीक है। और ये एक प्रॉपर फ्रेम है, राइट, फ्रेम है। तो अब हमने क्या किया, अब जैसे कि यहाँ पर एक प्रॉपर लाइन थी, हमने क्या किया, हमने इसको ना, इस स्लाइडर को, ये एक स्लाइडर है, हमने इस स्लाइडर पे थोड़ा सा फोर्स लगाया इधर की तरफ, और इस स्लाइडर को खींच के थोड़ा सा हम इधर लेकर आए, सच दैट ये जो फिल्म है थोड़ी सी क्या हो गई, स्ट्रेच्ड आउट हो गई, स्ट्रेच्ड हो गई, ठीक है। तो अब हमने क्या कर दिया, इस स्लाइडर को हम खींच के यहाँ लेकर आए हैं, सच दैट उसकी जो विड्थ है वो कितनी हो गई, DW, ठीक है। हमने इसके ऊपर थोड़ा सा फोर्स लगाया इधर की तरफ, और ये जो फिल्म है वो इस तरीके से यहाँ पर भी आ गई है, ठीक है। तो हमने लिख दिया कि स्लाइडर जो है वो स्लाइड किया बाय अप्लाइंग फोर्स F, और वो स्लाइड हो गया बाय डेल्टा W। तो आप यहाँ पर इसको डेल्टा W बोल दो या DW बोल दो, मतलब कि हमने स्मॉल सी उसके अंदर विड्थ की क्या हुई है, इंक्रीमेंट हो गई है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बात करें कि सरफेस एरिया कितना चेंज हुआ है। पहले तो इतना सरफेस एरिया था इसका, ठीक है, अब कितना सरफेस एरिया चेंज हुआ है। सरफेस एरिया, एरिया का मतलब क्या होता है, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल मतलब लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पर फिल्म एक नहीं है, यहाँ पर फिल्म दो है। जैसे कि अगर मैं किसी को भी सॉफ्ट सॉल्यूशन के अंदर डालती हूँ एक फ्रेम को, तो एक ऊपर की तरफ लेयर बनेगी और एक उसकी नीचे की तरफ लेयर बनेगी, है ना। पतली से पतली भी अगर मैं फिल्म क्रिएट करती हूँ तो कम से कम वो 2 मॉलिक्यूल्स की तो होगी ऊपर नीचे, सिर्फ एक मॉलिक्यूल की तो नहीं हो सकते, वो तो हमें फिर उसमें देखनी पड़ जाएगी माइक्रोस्कोप के अंदर, है ना। तो कम से कम 2 मॉलिक्यूल्स की तो होगी, उससे तो ज़्यादा की ही होएगी वैसे तो, ठीक है। तो एक ऊपर वाली लेयर हो जाएगी और एक नीचे वाली लेयर होगी। तो एक ऊपर वाली लेयर और एक नीचे वाली लेयर, यानी कि यहाँ पर जो लेंथ हो जाएगी, ये जो लेंथ हो जाएगी वो के लिए क्या हो जाएगी, 2L हो जाएगी। तो हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि फॉर वन सरफेस अगर मैं एरिया लेती हूँ, ठीक है, एरिया की बात करते हैं या चेंज इन एरिया की बात करते हैं, चेंज इन एरिया, तो क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ, तो लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। बट फॉर टू सरफेस का मतलब ऊपर नीचे दोनों की बात कर रहे हैं, देन चेंज इन एरिया कितना आएगा, हम इसको कैपिटल A मेंशन कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2 लेंथ हो जाएगा और विड्थ तो वही रहेगी आपकी, ठीक है। सो दिस इज चेंज इन एरिया। क्लियर है ये बात, ठीक है। तो अब हमने कितना फोर्स अप्लाई किया है, F फोर्स अप्लाई किया है। तो अभी हम क्या क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी के अंदर हम रिलेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सरफेस टेंशन हमें पता है क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स अपॉन में लेंथ होता है, ठीक है। तो हम पहले फोर्स लिख देते हैं, एरिया तो हमें चलो पता चल ही गया कि हाँ हमने इतना सा एरिया बढ़ा, तो उसके बारे में हमने सिर्फ इंफॉर्मेशन लिखी है, राइट।
तो मेन एम क्या है, पहले सरफेस टेंशन निकालें, उसके बाद देखते हैं एनर्जी से वो कैसे रिलेटेड है। ओके अच्छा, तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम मेंशन कर देते हैं कि हमने फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाइड ऑन दिस स्लाइड। कितना स्लाइड पे फोर्स अप्लाई किया है, लेट इट बी F। ठीक है, तो सरफेस टेंशन कितनी होती है, व्हाट इज सरफेस टेंशन, फोर्स अपॉन लेंथ। तो फोर्स अपॉन लेंथ कितनी है, L है, लेकिन ये किसके लिए है, सिर्फ एक सरफेस के लिए, फॉर वन सरफेस। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम तो पूरे सरफेस की बात कर रहे हैं, ऊपर और नीचे दोनों। तो सरफेस टेंशन फॉर टू सरफेसेस क्या हो जाएगी, S इज इक्वल टू F अपॉन में 2 लेंथ। तो ये हो जाएगी फॉर टू सरफेसेस, अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ फिल्म। ठीक है, तो ये हो गई आपके पास सरफेस टेंशन। ठीक है, अब हमें पता है हमें फॉर्मूला निकालना है एनर्जी के लिए, सरफेस एनर्जी के लिए। तो एनर्जी क्या होती है, हमें पता है कि कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, है ना। तो अगर मैं वर्क डन निकाल लूँगी तो वही एनर्जी हो जाएगी, उसके सरफेस पे कितनी एनर्जी है। तो वर्क डन क्या है, यानी कि मैंने यहाँ पर कितना काम किया, इस स्लाइडर को मूव कराने में कितना काम किया, दैट वर्क डन विल बी नोन एज सरफेस एनर्जी। ठीक है, तो इसको मूव कराने में कितना काम किया मैंने, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हमें पता है कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और यहाँ पे हम कह सकते हैं फोर्स हमने F लगाया है। ठीक है, ये W मान लेते हैं, वर्क डन कैपिटल W। ठीक है, बाकियों के लिए विड्थ के लिए मैं स्मॉल w मेंशन कर देती हूँ। क्लियर, ये स्मॉल w है विड्थ के लिए, और वर्क डन के लिए मैंने कैपिटल W माना है। ओके, एंड डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, डेल्टा स्मॉल w। ओके, अब फोर्स कितना निकला, अब यहाँ से निकालो फोर्स का फॉर्मूला। तो फोर्स इज इक्वल टू कितना लग गया, S इंटू 2L। ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम देके हम मेंशन कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट W इक्वल्स टू 2LS डेल्टा W, ये आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको रीशफल करती हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, 2L डेल्टा W एक तरफ लिख देती हूँ, S अलग देती हूँ। S क्या है, सरफेस टेंशन है। नाउ व्हाट इज दिस, ये क्या है आपके पास, ये आपने अभी भी बताया था, क्या था, चेंज इन एरिया, कितना आपने निकाला एरिया, तो दिस इज A हो जाएगा। तो W इक्वल्स टू A इंटू S। नाउ व्हाट इज W, वर्क डन। वर्क डन को हम क्या बोल सकते हैं, सरफेस एनर्जी, बिकॉज वी नो दैट कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि सरफेस एरिया, सॉरी ये सरफेस एनर्जी हो गया, सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला क्या बना आपके पास, ये आ गया एरिया इंटू सरफेस टेंशन, एस फॉर सरफेस टेंशन। तो ये आ जाएगा इसका रिलेशन। ठीक है, और हम बात करें तो हम लिख सकते हैं सरफेस टेंशन इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी अपॉन एरिया। तो ये आ गया है, फॉर्मूला आ गया आपके पास। ठीक है, अब ना यहाँ पर एक चीज़ देखो, हमने सरफेस टेंशन का पहले फॉर्मूला निकाला था F अपॉन में L, है ना, ये निकाल रखा था। तो वहाँ पर हमारे पास जो डायमेंशंस आई थी, वो डायमेंशंस क्या आई थी, MLT0 T-2, ये आई थी ना इसकी सरफेस टेंशन की डायमेंशंस। यहाँ पर चेक करें कि क्या आती हैं, यहाँ पे इसकी टेंशन्स की अगर हम इसकी डायमेंशन चेक करते हैं तो क्या आता है, वी नो दैट सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की क्या होती है, MLT-2, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है, L होती है, डिवाइड में व्हाट इज दिस एरिया, एरिया क्या क्या होता है, L स्क्वायर होता है। तो 2L है, यहाँ से एक L, यहाँ से एक L कैंसिल, तो यहाँ पर भी क्या आ रही है, यही सेम डायमेंशन आ रही है। बेशक फॉर्मूला डिफरेंट हो गया कि एनर्जी बाय एरिया हो गया और यहाँ पे फोर्स अपॉन में लेंथ था, लेकिन दोनों का ही फॉर्मूला क्या है, सरफेस टेंशन का, बिकॉज वी कैन सी दोनों में डायमेंशंस क्या आई हैं, बिल्कुल सेम आई है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं मेंशन कर दूं कि इफ एरिया इक्वल्स टू 1 यूनिट, यूनिट का मतलब क्या, 1 मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है, 1 इंच स्क्वायर भी हो सकता है, 1 यूनिट है, कुछ भी है, तो अब उस केस में क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन इक्वल हो जाएगी किसके, सरफेस एनर्जी के, है ना।
तो यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, तब उस केस में सरफेस टेंशन इक्वल हो जाएगी सरफेस एनर्जी के। तो हम यहाँ पर एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट दे सकते हैं कि सरफेस टेंशन जो होती है एक लिक्विड की, ठीक है, इज न्यूमेरिकली इक्वल टू सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो जब हम एरिया को 1 यूनिट पुट कर देंगे तब हमारी सरफेस टेंशन न्यूमेरिकली इक्वल हो जाएगी सरफेस एनर्जी। न्यूमेरिकली इक्वल का मतलब कि अगर ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगी। अगर एरिया आपका क्या आ जाता है, यूनिट आ जाता है, 1 आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया ऑल अबाउट सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी के बीच का रिलेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमने इसका रिलेशन तो फाइंड कर लिया, बट सरफेस टेंशन को हम मेजर कैसे करते हैं। मेजर करने के लिए हमारे पास एक और एक्सपेरिमेंट है। वो क्या एक्सपेरिमेंट है? सो द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू मेजर सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन के मेजर करने के लिए हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है। वो क्या एक्सपेरिमेंट है? मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, एक पानी का टब यहाँ पे मैंने रखा हुआ है। अभी इसके अंदर मैंने वाटर नहीं डाला, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक वेट जो मेजर करती है, जो इक्वल बैलेंस करती है, वेट जो बैलेंस करती है, वो मैंने यहाँ पे मशीन लगाई हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे एक तरफ इस मशीन पे मैंने यहाँ पे लगा दी है एक ग्लास प्लेट, ठीक है। ये ग्लास प्लेट लगा दी है और ये ग्लास प्लेट की जो लेंथ है वो है L, ठीक है, L लेंथ है। एक तरफ ये लगा दी है मैंने, इसको ऐसे टाई कर दिया यहाँ से। एक तरफ मैंने यहाँ पे रख दिया है बैलेंस करने के लिए, वेट को रखने के लिए यहाँ पे मैंने ऐसे एक पोर्शन सा बना दिया, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने इसको पानी इतना दिया हुआ था, ठीक है। और अभी जब तक इसका कुछ लेना देना नहीं था, अभी हमने ट्रिम लास्ट टाइम, तो ये हमने एक सेटअप क्रिएट कर लिया है। इसमें अब हमने क्या करेंगे, अब हम क्या कर रहे हैं, अभी तक जब तक मैंने इसको पानी से टच नहीं किया है, इसको मैं बैलेंस करके रख रही हूँ, ठीक है। कैसे बैलेंस करके रख रही हूँ कि जितना इस ग्लास प्लेट का वेट है उतना ही वेट मैंने यहाँ पे पहले ही रखा हुआ है, ठीक है। उतना ही वेट मैंने यहाँ पे पहले रखा हुआ है, सच दैट दे आर बैलेंस्ड, ठीक है। ऊपर नीचे नहीं है, बिल्कुल बैलेंस्ड है, ओके। तो दिस इज बैलेंस्ड, कंप्लीटली बैलेंस्ड है, ओके। अब क्या होता है, अब मैं इसके अंदर ना इस टब को ऊपर लेकर जाती हूँ, सच दैट पानी को मैं धीरे धीरे इससे क्या कराती हूँ, टच करवाती हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस पानी को ऊपर लेके गई और सच दैट मैंने इसको क्या करा लिया, इसके साथ टच करवाया, ठीक है। तो अब आपको पता है कि जो पानी है वो ग्लास प्लेट से क्या कर जाएगा, चिपक जाएगा, ये उसकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो ये उसके साथ क्या कर जाएगा, चिपक जाएगा। अब जैसे ही वाटर टच हुआ ग्लास प्लेट से, वैसे ही मैंने थोड़ा सा वेट रखा दूसरी तरफ। अब वेट रखने से बैलेंस बिगड़ना चाहिए, बट ऐसा हुआ नहीं। यहाँ से हमें पता चला कि वाटर ने ग्लास प्लेट को पकड़ लिया है। फिर हमने थोड़ा सा वेट और रखा, तब भी कुछ नहीं हुआ। जैसे ही थोड़ा सा और रखा, एकदम से प्लेट वाटर सरफेस से अलग हो गई। जैसे मान लो ये वाटर का सरफेस है, ये किसका है, ग्लास का है। तो मैंने ग्लास के ऊपर पुश करा, ये इस तरीके से ऐसे गैप आ जाएगा। तो इस गैप में भी अभी भी पानी होगा, है ना। मैं और वेट डालूंगी तो प्लेट और ऊपर हो जाएगी। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वेट इतना ज़्यादा हो जाएगा सच दैट प्लेट ऊपर आ जाएगी और पानी के बीच में और प्लेट के बीच में कुछ भी कांटेक्ट नहीं रहेगा, वो फिल्म टूट जाएगी उनके बीच की, है ना। तो यानी कि मैंने जितना एक्स्ट्रा वेट रखा, जिसमें जस्ट उनके बीच का कांटेक्ट टूट गया, तो ये जो एक्स्ट्रा वेट मैंने यहाँ पे रखा हुआ था, ठीक है, वो जो वेट होगा वो हमारे को हेल्प करेगा टू कैलकुलेट सरफेस टेंशन। बिकॉज वेट किसके इक्वल होता है कि हमने कितना फोर्स अप्लाई किया है। वो क्या होता है, इसका नीचे वेट लग रहा होगा दैट इज mg, इसका भी वेट नीचे लग रहा होगा दैट इज mg। ये जो रेड पोर्शन मैंने किया है, ये हमने पढ़ रखा है ना कि हम एक चीज को नीचे से ऊपर उठाने में उतना ही हमारा फोर्स लगता है जितना उसका वेट होता है। हमने कितनी बार पढ़ रखा है। तो वही है कि हम कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है इसको ऊपर उठाने के लिए, जितना हमने वेट इसके अंदर और मेंशन किया है, ठीक है। तो यानी कि इनके बीच का फोर्स हो गया
नाउ सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन ये है प्लेट और ये है वाटर, तो उनके बीच के अंदर जो फिल्म क्रिएट हो रही है उस फिल्म के अंदर भी तो क्या बन रहे हैं, दो सरफेसेस बन रहे हैं। देखो ये होगी ग्लास प्लेट, ये हो गया वाटर। अब यहाँ पर एक फिल्म ऊपर बनेगी और एक फिल्म नीचे, तो दो सरफेसेस हो गए ना, ठीक है। तो दो फिल्म क्रिएट हो रही है, एक ही फिल्म के दो सरफेसेस आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2L लिखेंगे, ठीक है। एंड वेट क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दिस इज mg, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं s इज इक्वल टू डेल्टा w अपॉन में 2L। डेल्टा w इज द एक्स्ट्रा वेट जो हमने इसको पुट करा है सच दैट इनके बीच का जस्ट कॉन्टैक्ट टूट जाए, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इस तरीके से हम इसकी क्या निकाल सकते हैं, सरफेस टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट जिससे हमने क्या कैलकुलेट करी है, सरफेस टेंशन कैलकुलेट करी है। और जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया कि हाँ, हम सबने प्रैक्टिकली देख रखा है कि एक ग्लास प्लेट के सरफेस के साथ पानी चिपक जाता है ना, पानी चिपक जाता है। ये क्या होता है, क्यों चिपक जाता है, ऐसे कौन से फोर्सेस होते हैं जिसकी वजह से चिपक जाते हैं, लेट अस डिस्कस दोस। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस जो मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। हमें पता है मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, दे हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वन इज कोहेशन एंड अदर इज एडहेशन। अब कोहेशन कौन सा फोर्स होता है, जब सिमिलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन among similar molecules, ठीक है। जैसे कि वाटर एक दूसरे के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पर पानी है, पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो दिस इज कोहेशन, ओके। एडहेशन क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग डिससिमिलर मॉलिक्यूल्स। जैसे कि ऊपर हमने क्या रखी थी, ग्लास प्लेट रखी थी, नीचे क्या आ गए थे, वाटर के मॉलिक्यूल्स आ गए थे, तो अभी इसके साथ चिपक गए थे, क्यों, क्योंकि इनके बीच में क्या आ गया था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसके मॉलिक्यूल्स के बीच और इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में, यानी कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच में और नीचे से लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या आ गया था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया था। तो डिससिमिलर मॉलिक्यूल्स हो गए, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, एडहेशन कहते हैं। क्लियर है ये बात, ठीक है। अब यहाँ से ना एक हम छोटा सा एक्सपेरिमेंट और करते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि किस तरीके से कांटेक्ट में आते हैं, क्या डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, ये इनके बीच में कोई ना कोई एंगल होता है। यस, कोई ना कोई एंगल भी तो होता होगा और हर एक लिक्विड के लिए डिफरेंट एंगल होता होगा, जिसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो अब हम बात करते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट की। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको ध्यान से देखेंगे। क्या है टॉपिक इसके अंदर, सबसे पहले ये देखो, मान लो मेरे पास क्या है, यहाँ पर मैंने एक ग्लास प्लेट रखी हुई है, ठीक है, सॉलिड सरफेस की है। अब यहाँ से ना मैंने क्या गिराया है, एक ड्रॉप गिराई है वाटर की। तो मैं पहला केस ले रही हूँ यहाँ पर वाटर का, ठीक है, वाटर की ड्रॉप गिराई है। तो जब मैंने वाटर की ड्रॉप गिराई तो वो वाटर की ड्रॉप कुछ इस तरीके से जाएगी इसके ऊपर, ठीक है, वाटर की ड्रॉप कुछ इस तरीके से जाएगी। नाउ वी नो दैट कि इनके पास सरफेस एनर्जी होती है ना, हर एक सरफेस के पास सरफेस एनर्जी होती है, ठीक है। तो अब मैं अगर बात करती हूँ इस पोर्शन पे, ठीक है, इस ऊपर वाले पोर्शन पे यहाँ बात करती हूँ, तो यहाँ पे सरफेस एनर्जी किस किस की है, लिक्विड टू एयर, यहाँ तो खाली एयर है, तो यहाँ पे सरफेस एनर्जी किसकी है, सरफेस एनर्जी है लिक्विड और एयर की, ठीक है। यहाँ एयर है और ये हो गया लिक्विड हो गया, ठीक है। और ये किसकी है, ये तो सिर्फ सरफेस पड़ा हुआ है, दिस इज ओनली सरफेस, तो ये हो जाएगी सरफेस और एयर कांटेक्ट में, दिस इज द सरफेस एनर्जी ऑफ सॉलिड टू एयर की, ठीक है। और ये जो कांटेक्ट में आया हुआ है, ये जो कांटेक्ट में आया हुआ है, ये किस में है, नीचे सॉलिड और ऊपर क्या है, लिक्विड है, तो दिस इज सरफेस एनर्जी ऑफ सॉलिड टू लिक्विड। तो इन सब के पास अपनी अपनी एनर्जी है, क्योंकि हमने सरफेस एनर्जी की बात करी है कि कोई भी पार्टिकल, कोई भी मॉलिक्यूल जब सरफेस पे होता है तो इट हैज सम एनर्जी। तो ऑब्वियसली सरफेस पे तो दूसरा भी तो कोई ना कोई मीडियम कांटेक्ट में होगा, जैसे यहाँ पर लिक्विड के कांटेक्ट में एयर है या सॉलिड के कांटेक्ट में एयर है, यहाँ पे सॉलिड के कांटेक्ट में लिक्विड। तो तीन सर्फेसेस हमें दिख रहे हैं और तीनों के पास अपनी अपनी एनर्जी है, ठीक है, ओके। अब हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जब कभी भी
सबसे पहले हम एडिशन की बात करते हैं, एडिशन कोहेशन की बात करते हैं कि जब कभी भी आपके पास इस टाइप का आता है कॉम्बिनेशन कि सरफेस एनर्जी ऑफ सॉलिड टू लिक्विड कैलकुलेट करें और वो हमारी कम आ जाती है सरफेस एनर्जी ऑफ लिक्विड टू एयर प्लस सरफेस एनर्जी ऑफ सॉलिड टू एयर की, जो इस केस में है, तो उसे हम बोलते हैं कि यहाँ पर जो एडहेशन होती है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू कोहेशन। अब इसका मतलब ध्यान से समझना, ये क्या है, अभी तक कुछ समझ में नहीं आया होगा, इसको ध्यान से समझना। देखो, जैसे ही हमने इसको ड्रॉप को नीचे गिराया, पहले ड्रॉप तो यहाँ पर थी, ऐसे थी, ठीक है, ड्रॉप ऐसे थी। जैसे वो नीचे आई, इस ड्रॉप का ये भी तो रह सकती थी ना प्रॉपर्टी की, जैसे गोल है वैसी सरफेस पे भी ऐसी गोल रहती, बट वो गोल सरफेस पे नहीं रही, वो नीचे आती, उसने क्या कोशिश करी कि वो सॉलिड पे फैल जाए। वाटर की यही प्रॉपर्टी होती है ना कि वो सॉलिड पे क्या करने लग जाती है, फैलने लग जाती है, यानी कि सॉलिड के साथ चिपकने लग जाती है। तो वाटर सॉलिड के साथ चिपकने लग जाता है, ठीक है, तो डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स, तो यानी कि उसके अंदर एडहेशन ज़्यादा होता है बजाय के वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच के कोहेशन के साथ, ठीक है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि वाटर जो होता है वो एडहेशन प्रॉपर्टी शो करता है ज़्यादा, या एडहेशन फोर्स ज़्यादा शो करता है एज कंपेयर टू कोहेशन, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पर क्या मतलब है, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि सरफेस और सॉलिड और लिक्विड की जो यहाँ पर एनर्जी है ये कम है एज कंपेयर टू इन दोनों की एनर्जी के। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि हमें पता है कि कोई भी जो पार्टिकल होता है वो लोएस्ट एनर्जी स्टेट में रहने की कोशिश करता है। लोएस्ट एनर्जी स्टेट का मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर वो स्टेबल वो फील करता है, स्टेबिलिटी फील करता है। तो अगर सॉलिड लिक्विड की सरफेस एनर्जी कम होगी, यानी कि सॉलिड और लिक्विड में यहाँ पे क्या होगी, स्टेबिलिटी आ रही होगी, तो तभी तो वो फैलने की कोशिश करेगा। अगर इनकी एनर्जी कम होती तो लिक्विड गोल रहने की कोशिश करता, वो फिर स्प्रेड ना होता, है ना, कि वो लिक्विड में ही और एयर के अंदर ही रहने की कोशिश करता हो। तो वो सॉलिड लिक्विड के अंदर उसकी एनर्जी कम थी, जिसकी वजह से वो यहीं पर ही रहना कोशिश कर रहा था कि भाई मुझे हिलने डुलने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तो स्टेबल होकर रहूँगा, ठीक है। तो दिस इज़ द स्टेटमेंट कि जब सॉलिड लिक्विड की सरफेस एनर्जी कम होती है बाकी दोनों सरफेसेस के कंपैरिजन में, सम के कंपैरिजन में, तो हम कहते हैं कि वहाँ पे एडहेशन ज़्यादा होती है, क्योंकि लिक्विड सॉलिड डिफरेंट हो गए ना मॉलिक्यूल्स, तो वो वहाँ पे रहने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। अब हम कहते हैं कि जिस तरीके से ड्रॉप इसके ऊपर गिरी है, तो इसमें किस एंगल पे है, यानी कि हम इस कर्व का क्या बनाते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ये हमने टेंजेंट ड्रॉ करा। अब हम देखेंगे कि ये रहा सॉलिड, ये रहा लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड के बीच का जो एंगल बन रहा है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। थीटा को हम डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट से, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट से। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, द एंगल बिटवीन टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस, टेंजेंट to the liquid surface at the point of contact and the solid surface is termed as angle of contact and is denoted by theta। क्लियर है ये बात। अब जैसे हमने वाटर की बात करी, ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर मरकरी की बात करती हूँ, ठीक है, मरकरी की बात करें, दैट इज सिंबल लिख देते हैं डायरेक्ट इसका Hg। तो क्या होगा, ये रहा सरफेस, ये रही मरकरी, जैसे वो नीचे आई, ठीक है, तो वो कैसी रहने की कोशिश करती है, ऐसे रहने की कोशिश करेगी वो, ठीक है, वो सरफेस पे नहीं फैलती है, एक ड्रॉप है वो डायरेक्ट ऐसे ही आके नीचे गिर जाएगी, वो फैलने की कोशिश नहीं करेगी। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पर भी हम इसकी सरफेसेस एनर्जी देखें, ये कौन सी सरफेस एनर्जी है, सरफेस और किसकी, लिक्विड की और एयर की, लिक्विड की एयर की। ये किसकी है सरफेस एनर्जी, सॉलिड की और एयर की। और ये जो कॉन्टैक्ट में आया हुआ ये किस में है, सॉलिड एंड लिक्विड की, है ना। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इन दोनों की एनर्जी का जो सम होगा वो इसकी एनर्जी से ज़्यादा होगा, ठीक है, इसका इस तरीके से।
ये पोर्शन होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस सरफेस और इस सॉलिड और लिक्विड की जो सरफेस एनर्जी है वो ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू इन दोनों के, सच दैट इस सरफेस के अंदर क्या आ रही है, अनस्टेबिलिटी आ रही है, अनस्टेबिलिटी आ रही है, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा है जिसकी वजह से अनस्टेबिलिटी है, तो ये सरफेस पे चिपक नहीं रही, वो क्या कर रहने की कोशिश कर रही है, वो अपने ही मॉलिक्यूल्स में रहने की कोशिश कर रही है। अब अपने ही मॉलिक्यूल्स में रहने का मतलब क्या हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिमिलर मॉलिक्यूल, यानी कि मरकरी मॉलिक्यूल ही अपने पास ही रहने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि इस केस में कोहेशन फोर्स जो होगा वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू एडहेशन। क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। तो ये सेम चीज़ आती है। यहाँ पे अगर हमें एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। इस टर्म में हम क्या करते हैं, हम अगेन यहाँ पे क्या ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसका टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ इस तरीके से, ये टेंजेंट कैसे, ऐसे तो नहीं बनेगा, ये बनेगा टेंजेंट इसका, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर दिस इज नॉट थीटा, दिस इज नॉट थीटा, बिकॉज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है कि टेंजेंट ऑफ सॉलिड सरफेस एंड लिक्विड सरफेस एंड सॉलिड सरफेस। तो लिक्विड सरफेस ये हो गया, सॉलिड सरफेस ये हो गया, इसका टेंजेंट ये हो गया, तो दिस इज थीटा, दिस इज थीटा, ठीक है। इस केस में आपने देखा कि थीटा क्या है, एक्यूट, एक्यूट आ रहा है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। इस केस में एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या आ रहा है, ऑब्ट्यूज, यानी कि ग्रेटर देन 90 डिग्री आ रहा है। तो जहाँ कहीं भी एक्यूट होता है वहाँ पे हम कह सकते हैं कि एडहेशन फोर्स ज़्यादा होता है, जहाँ ऑब्ट्यूज होता है वहाँ हम कहते हैं कि कोहेशन फोर्स ज़्यादा होता है। तो ये था ऑल अबाउट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। और उसी के अंदर हमने क्या डिस्कस कर लिया, हमने एनर्जीज के बारे में डिस्कस कर लिया। तो ये केसेस भी हम डिस्कस हमने यहाँ पर किए हैं। क्लियर है ये बात। तो ये था लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।